इससे पिछले लेक्चर में हमने आपसे रिएक्शन टरबाइन के बारे में बात की थी। क्या उसका डिज़ाइन होता है और रिएक्शन टरबाइन के अंदर में क्या डिज़ाइन फीचर्स होते हैं, और फिर फाइनली हमने रिएक्शन टरबाइन के अंदर में रेडियल रिएक्शन टरबाइन यानी फ्रांसिस टरबाइन के बारे में बात की थी, और एक्सियल रिएक्शन टरबाइन यानी कि कैप्लान टरबाइन या प्रोपेलर टरबाइन के बारे में आपसे बात की थी। इन दोनों केसेस में ही हमने बताया था कि इनमें हम ड्राफ्ट ट्यूब एक चीज़ होती है जो इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में कैविटेशन एक प्रॉब्लम होती है टरबाइंस के अंदर में, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम ड्राफ्ट ट्यूब से कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या चीज़ होती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, यूज़ पर्पस क्या है। सो ड्राफ्ट ट्यूब्स, the kinetic energy of fluid leaving the Pelton runner is very small fraction of the whole available head. By their design, they are open to the atmosphere. ये जो पेल्टन टरबाइन है, इसमें हमें मालूम है कि कोई केसिंग नहीं होती है, और यानी इमर्स्ड नहीं होते हैं पेल्टन टरबाइन, और जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो एग्जिट पे होती है वो टोटल हेड का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, इसीलिए उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एग्जिट कराया जाता है। However, in reaction turbine, a considerable portion of kinetic energy is available at the exit of the runner that would be wasted if the outgoing water is exhausted to atmosphere. इसके मुकाबले जो रिएक्शन टरबाइन है, वहां पे हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का बड़ा हिस्सा अवेलेबल होता है एग्जिट के ऊपर, और अगर इसको डायरेक्टली ऐसे ही इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी हमारी वेस्ट जाएगी। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए इसको केसिंग के अंदर में रखते हैं और ड्राफ्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। Now, reaction turbines operate under small head. The exit kinetic energy constitutes a significant portion of the total head. The exit kinetic energy could be 15% to 45% of the net head for Francis and Kaplan respectively. एक अंदाजा लें, जैसे पेल्टन टरबाइन के बारे में हमने बात की कि जो एग्जिट पे काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत छोटा हिस्सा है ओवरऑल हेड का, लेकिन रिएक्शन टरबाइन के अंदर में पहले ही रिएक्शन टरबाइंस लो हेड पे काम कर रहे होते हैं। एग्जिट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो खासा कंसीडरेबल अमाउंट होता है टोटल हेड का। फ्रांसिस के केस में 15% और कैप्लान के केस में एग्जिट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ओवरऑल हेड का ऑलमोस्ट हाफ यानी 45% तक हो सकता है। A draft tube is used to recover this energy and improve the overall efficiency. तो ड्राफ्ट ट्यूब जो इस्तेमाल की जाती है वो इसलिए की जाती है कि ये जो एनर्जी है एग्जिट की काइनेटिक एनर्जी, इसको इस्तेमाल किया जा सके ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी हम बढ़ा सकें। ये पर्पस है ड्राफ्ट ट्यूब इस्तेमाल करने का। If a turbine is placed above the tails and the outgoing water is let through a tube, two things happen. ठीक, ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने अपना टरबाइन जो हमारा आउटगोइंग वाटर का लेवल है उसके ऊपर में रख दिया तो दो चीजें होंगी। ठीक है, टेल से मतलब है ये जो टेल से मतलब है यानी ओवरऑल वाटर का लेवल, और लेट से ये आपने ड्राफ्ट ट्यूब बनाई है और यहाँ पे लेट से आपके पास में टरबाइन है लगा हुआ, तो ये बात कह रहे हैं कि अगर ये टरबाइन जो है वो टेल से ऊपर रखा जाए और ये अगर ट्यूब के ज़रिए से यहाँ पे ये जो ट्यूब है ड्राफ्ट ट्यूब, इसके ज़रिए से वाटर आए तो दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट, द प्रेशर इमीडिएटली आउटसाइड द रनर, ये रनर का हिस्सा हुआ, द प्रेशर इमीडिएटली आउटसाइड द रनर दैट इज द इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ये जो डाइवर्जिंग दिखा रखा है सेक्शन, ये ड्राफ्ट ट्यूब है। तो इमीडिएटली आउटसाइड द रनर का मतलब हुआ इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। सो द प्रेशर इमीडिएटली आउटसाइड द रनर, that is inlet of the draft tube, becomes less than atmospheric and water reaches atmosphere pressure only at the tail race. This increases the net head and improves
the output and the efficiency of the turbine. क्या बात कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो रनर से यहां से हम निकले एग्जिट पे, इस जगह पे हमारा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से कम होगा और एटमॉस्फेरिक तक पहुंचेगा कहाँ? जहां टेल पे, वहां पे जाके एटमॉस्फेरिक तक ये पहुंचेगा। इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा? इसकी वजह से जो नेट हेड होता है, क्योंकि आपने एक तरीके का सक्शन क्रिएट कर दिया तो हेड और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जितना हेड बढ़ेगा हमको मालूम है कि उतनी ज्यादा पावर बढ़ेगी। पावर बराबर होता है रो जी क्यू एच। तो जितना हेड बढ़ाएंगे उतनी पावर बढ़ाएंगे, उतनी एफिशिएंसी हम बढ़ा लेंगे, उतना ज्यादा आउटपुट आप ले सकते हैं अपने टरबाइन से। Second, by making draft tubes slightly divergent, a part of exit kinetic energy can be converted to pressure. This improves the turbine output further. दूसरा, ये जो हमने यहाँ डाइवर्जिंग सेक्शन बना के दिखा रखा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा डाइवर्जिंग ही हो, बल्कि जो आप अपनी लैब में वीडियो देखेंगे वहां पे ड्राफ्ट ट्यूब स्ट्रेट पाइप इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ड्राफ्ट ट्यूब जो कि रनर के बाद की ट्यूब होती है, जो टेल रेस से जाके आपके वाटर को मिला रही है, वो ट्यूब अगर आपने थोड़ा डाइवर्जेंट बना दी, इससे क्या होगा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि डाइवर्जिंग सेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है और प्रेशर इंक्रीज होता है, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है एग्जिट की, वो फर्दर प्रेशर में कन्वर्ट होगी और ये आपके टरबाइन के आउटपुट को और ज्यादा बढ़ाएगा। अब इसका अगर थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं तो यहां इस फिगर में ये एक रनर बना के दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये जो डाइवर्जिंग सेक्शन दिखा रखा है ये हमारी ड्राफ्ट ट्यूब है। टेल पे, टेल से यहां पे मतलब है यानी कि वाटर का लेवल, यहां एग्जिट के ऊपर में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी हाइट एचएस दिखा रखी है, और ये दो पॉइंट हम ले लेते हैं, ई एग्जिट लिया हमने रनर का और टी टेल। इन दोनों के बीच में अगर अब हम ओवरऑल एनर्जी बैलेंस करके देखते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगा के देखते हैं, तो पीई बाई रो जी प्रेशर एट ई एग्जिट पे प्लस वीई स्क्वायर बाई 2g जो वेलोसिटी थी, प्लस एचएस, ठीक है, एचएस है, ये बराबर होगा टेल की कंडीशन पे आते हैं हम, वहां पे पी एटमॉस्फेयर बाई रो जी प्लस वी टी वो स्पीड जो कि टेल पे है, प्लस एच एफ कुछ लॉसेस होंगे हमारे पास में। आगे अगर बढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि पीई बाई रो जी यानी एग्जिट पे जो प्रेशर है, प्रेशर हेड है, ये बराबर होगा पी ए रो जी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर बाई 2g माइनस एच एस माइनस एच एफ। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्जर्व दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ डिफ्यूजर इफेक्ट, यानी कि मान लीजिए हमने ये डाइवर्जेंट सेक्शन नहीं बनाया होता बल्कि स्ट्रेट पाइप होता, और अगर स्ट्रेट पाइप होता तो वीई वीटी के बराबर होता, यानी एग्जिट की वेलोसिटी टेल की वेलोसिटी के बराबर होती। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर डिफ्यूजर इफेक्ट नहीं भी है तब भी पीई यानी एग्जिट पे जो वैल्यू है प्रेशर की वो कम होगी पीए से। आप ये इक्वेशन देखें नंबर 2, तो इससे पता चलता है, ठीक है। तो एच डी अगर हम ये कहें, अगर ये वाला केस है तो एच डी विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर बाई 2g इज द गेन इन हेड ड्यू टू डिफ्यूजर इफेक्ट, यानी हेड ड्यू टू डिफ्यूजर इफेक्ट वो कितने के बराबर है, वी एग्जिट पे स्क्वायर माइनस वी टेल पे स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये डिफ्यूजर इफेक्ट की वजह से हमको मिला। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें कि ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी कितनी है, ये डिफाइन की जा सकती है, ये बराबर होगा एच डी माइनस एच एफ बाई एच डी। एच डी क्या है हमारा, एच डी हमारे पास में डिफ्यूजर इफेक्ट की वजह से जो गेन हो रहा है, हेड मिल रहा है, वो है। एच एफ क्या है, ये लॉसेज हैं, ये लॉसेज अलग अलग वजहों से हो सकते हैं, अगर फ्लूइड सेपरेशन हो रहा है उसकी वजह से लॉसेज हो सकते हैं, कुछ लॉसेज जो हैं वो हमारे मेजर लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन भी हो सकते हैं। तो एच डी माइनस एच एफ बाई एच डी, तो ये ओवरऑल हमारा आएगा 1 माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई वी ई स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, 1 माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई वी ई स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर बाई 2g। ये हमारे पास में एफिशिएंसी
of draft tube are. अब बात करते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब की अलग अलग टाइप्स होती हैं बिकॉज ऑफ देयर शेप्स। तो वो क्या हैं डिफरेंट और उनके क्या कुछ फ़ायदे हैं या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने 4 तरीके की ड्राफ्ट ट्यूब्स बना के दिखा रखी हैं ए, बी, सी और डी के अंदर में। ए में अगर आप देखेंगे तो ए के बारे में बात करते हैं। इट इज शेप्ड लाइक अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। एक कोन जो कि ऊपर से कटा हुआ हो उसके तरीके का ये शेप है। सिंपली इसको स्ट्रेट डाइवर्जेंट ट्यूब कहते हैं। इसकी एफिशिएंसी 85% तक होती है और ये लो स्पेसिफिक स्पीड के लिए यूज की जाती है। और वर्टिकल शाफ्ट फ्रांसिस टरबाइन, यानी कि अगर फ्रांसिस टरबाइन की वर्टिकल शाफ्ट है उन केसेस में ये यूज की जाती है। ये जो बी में हमने दिखा रखा है जिसमें कि एक कोन का फ्रस्टम है और अंदर में भी एक स्मॉल कोन है, ये मूडीज स्प्रेडिंग ट्यूब और हाइड्रोकोन कहलाता है। इट इज बेल शेप्ड स्ट्रेट ट्यूब विद अ सॉलिड कोनिकल कोर। ये जो अंदर में कोनिकल कोर है ये सॉलिड है। इट कैन अलाउ फ्लो विद अ वर्ल्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद मिनिमल लॉसेस। तो वर्ल्ड कंपोनेंट भी हो सकता है और इसकी एफिशिएंसी भी अराउंड 85% होती है। अब ये सी और डी जो टाइप हैं ये दोनों एल्बो टाइप हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सी में सर्कुलर एग्जिट क्रॉस सेक्शन है और डी के अंदर में रेक्टेंगुलर है। तो सी इट इज सिंपल एल्बो टाइप यूज्ड व्हेन देयर आर स्पेस लिमिटेशन। इट्स एफिशिएंसी इज अराउंड 60%। सी कहाँ पे यूज कर रहे हैं? ऐसी जगह पे जहां पे कि हमारे पास स्पेस की कमी है, यानी सेम ड्राफ्ट ट्यूब का इफेक्ट लेके आना है लेकिन स्पेस की कमी है, तो क्या किया, उसको टर्न कर दिया, मोड़ दिया। डी वाला जो शेप है ये सेम एज सी एल्बो टाइप है, सिर्फ इतना फर्क है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। नाउ द लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब should not be so long so as to cause cavitation at the inlet of the draft tube। क्या मतलब हुआ कि आपने ये कहा कि साहब एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, आपको एक हेड मिल रहा है डिफ्यूज़र हेड, और तो क्यों ना हम खासी बड़ी लेंथ ले लें। HS जो हमारी इक्वेशन के अंदर में आई थी, हमने देखा था वो जितना ज़्यादा मिले उतना ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते, एफिशिएंसी और ज़्यादा हमारी अच्छी हो जाएगी। तो इसकी भी एक लिमिट है कि ड्राफ्ट ट्यूब की कितनी आप लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कम होता जाएगा तो हमें प्रेशर इतना कम नहीं करना है कि वो वेपर प्रेशर से कम हो जाए जिसकी वजह से बबल बनना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से कैविटेशन होगी। ये कैविटेशन क्या होती है अभी ज़रा सा थोड़ी आगे चल के इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि कैविटेशन हो। तो एक तो क्राइटेरिया ये है कि द लेंथ ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब शुड नॉट बी सो लॉन्ग so as to cause cavitation at the inlet of the draft tube, एक बात। दूसरा, the diffuser angle should be small enough so that separation does not occur। यानी कि ये जो ड्राफ्ट ट्यूब हमने बना रखी है इसका लेट से ये एंगल अल्फा अगर है डिफ्यूजर एंगल, तो ये डिफ्यूजर एंगल ऐसा नहीं है कि आपने कितना भी बड़ा बना लिया, क्योंकि जैसे जैसे आप इस अल्फा एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो सेपरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से लॉसेज और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से बजाय फ़ायदा होने के एफिशिएंसी ड्राफ्ट ट्यूब से जो इंक्रीज हुई और नुकसान हो सकता है। तो इसकी भी एक लिमिट है कि कितना आप एंगल दे सकते हैं। तो डिफ्यूज़र एंगल इज केप्ट बिलो 10 डिग्री। 10 डिग्री से बड़ा डिफ्यूज़र एंगल नहीं दिया जाता। तो ये दो क्राइटेरिया हुए, एक तो लेंथ के ऊपर में है कि लेंथ में कंस्ट्रेंट है, आप लेंथ इतनी बड़ी रख सकते हैं सिर्फ जिसकी वजह से कैविटेशन ना हो। दूसरा डिफ्यूज़र एंगल पे है कि वो भी इतना सिर्फ बड़ा रखना है कि सेपरेशन ना हो। अब हमने एक टर्म कैविटेशन के बारे में बात की थी, तो थोड़ा सा और डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं कि ये कैविटेशन क्या चीज़ होती है। कैविटेशन क्या प्रॉब्लम होती है टर्बाइंस की और इससे क्या परेशानी होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट। एज पर बर्नौलीज थ्योरम, an increase in velocity in a fluid is accompanied by a decrease in pressure। बर्नौली इक्वेशन हमने देखी है, अगर हमारा सेम स्टैटिक हेड है जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा।
For any liquid, there is a limit beyond which the absolute pressure cannot decrease. This is known as vapor pressure. It depends on the nature of the liquid and local temperature. तो हर लिक्विड के लिए एक लिमिट है जिससे उसका एब्सोल्यूट प्रेशर और कम नहीं हो सकता अगर उसको लिक्विड स्टेट में ही रहना है, और इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये लिक्विड पे डिपेंड करता है किस तरीके का लिक्विड है और किस टेम्परेचर के ऊपर है, यानी जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उस जगह लोकल टेम्परेचर क्या है इसके बाद इस पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। Now if the liquid flows into a region where the pressure is reduced to vapor pressure, the liquid boils locally and vapor pockets are formed. तो हमारा लिक्विड अगर फ्लो करते हुए एक ऐसे रीजन में आ गया जहां पे कि उसका प्रेशर कम हो गया और इतना कम हो गया कि वेपर प्रेशर या उससे कम हो गया, तो क्या होता है कि वहां पे बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, वहां पे वेपर फॉर्म होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं। द वर्ड यूज्ड हियर इज द लिक्विड बॉइल्स लोकली एंड वेपर पॉकेट्स आर फॉर्म। ठीक है, तो बॉइलिंग एक आप जानते हैं कि हीट होने से बॉइलिंग होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ वेपर प्रेशर कम हो जाए तभी बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। इस प्रोसेस को जबकि आपका एब्सोल्यूट प्रेशर कम हो जाए, वेपर प्रेशर या उससे कम हो जाए, और जो बबल्स फॉर्म होते हैं, वेपर पॉकेट्स फॉर्म होती हैं, इस प्रोसेस को कैविटेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस कैविटेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ कोई इसकी बात नहीं हो रही है कि हीट सप्लाई की गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ये वेपर प्रेशर से कम प्रेशर पहुंच गया तब हो रहा है। यानी आप इस स्पीड से चला रहे थे कि स्पीड आपने बढ़ाई फ्लूइड की, वेलोसिटी बढ़ी उसकी, प्रेशर कम हुआ, कम होते 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 वेपर प्रेशर से कम हो गया, बबल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, फ्लो हो रहा है आपका फ्लूइड का, ठीक है, कोई एक प्रेशर पी पे है, आप वन कंडीशन पे हैं वी वेलोसिटी पे, एक दूसरी लोकेशन 2 पे आप पहुंचे जहां पे के आपकी वेलोसिटी v2 हो गई जो कि ज्यादा है v1 से, तो आपके पास में p2 होगा जो कि कम होगा p1 से। अगर ये p2 कम या बराबर हो गया p वेपर प्रेशर के, तो क्या होगा, जो फ्लो आ रहा है उसमें बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। इसकी बात करें, ठीक। अब आगे चलते हैं। When the vapor bubbles reach region of high pressure, they suddenly collapse. अब जैसे ही ये बबल्स थर्ड स्टेट पे पहुंचे, ठीक है, जहां v3 वेलोसिटी है जो कि कम है v2 से, यानी कि p3 प्रेशर है जो कि बड़ा है p2 से, तो क्या होगा, ये बबल्स कोलैप्स हो जाएंगे, ये बबल्स कोलैप्स हो जाएंगे, एंड द कोलैप्सिंग एक्शन प्रोड्यूसेस लार्ज प्रेशर पल्सेस। और ये जो कोलैप्स होंगे इसकी वजह से एकदम से लोकली प्रेशर राइज होगा। कितना राइज होगा, कुछ केसेस में गीगा पास्कल्स तक राइज हो जाएगा, शॉक्स बनते हैं, ठीक है, शॉक बनते हैं। नाउ व्हेन कैविटेशन अकर्स नियर सॉलिड वॉल्स कंटिन्यूअली एंड एट हाई फ्रीक्वेंसी, द मटेरियल कैन बी डैमेज्ड रिजल्टिंग इन पिटिंग ऑफ द सॉलिड। तो क्या बात कह रहे हैं कि जब ये इस तरीके के शॉक्स फॉर्म होंगे और ये सॉलिड सरफेस के पास हो रहे हैं, लेट्स से आपका रनर है, ब्लेड है टरबाइन का, उसके पास में ये बबल्स चलते हुए आए, वहां प्रेशर ज्यादा था और वहां पे ये कोलैप्स किए, और वहां कोलैप्स किए, प्रेशर एकदम से बढ़ा। तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि एक सॉलिड के पास में आके जैसे आपने हथौड़ा बजाना शुरू कर दिया सॉलिड सरफेस पे, ये उस तरीके की चीज हो रही है। तो क्या होगा, लगातार, और जब हाई फ्रीक्वेंसी से ये बबल्स ऐसे बन रहे होंगे, कोलैप्स हो रहे होंगे, तो उसकी वजह से ये प्रेशर, हाई प्रेशर चेंजेस होने की वजह से सॉलिड मटेरियल पे पिटिंग होना शुरू हो जाती है। पिटिंग का क्या मतलब होता है कि मटेरियल उखड़ने लगता है वहां से, ठीक है, वहां पे जो सरफेस थी वो सरफेस रफ होना शुरू हो जाती है मटेरियल वहां से उखड़ने की वजह से। दिस इज समथिंग नोन एज पिटिंग। सो मटेरियल डैमेज होता है एंड इट रिजल्ट्स इन पिटिंग ऑफ सॉलिड सरफेसेस। नाउ कैविटेशन लीड्स टू नॉइज,
vibration and depending on severity can lead to noticeable drop in efficiency. तो कैविटेशन के नुकसानात क्या क्या हैं? एक तो इससे नॉइज प्रोड्यूस होती है। यहाँ भी हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर में जब हम बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में स्पीड बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे भी एकदम से दिखता है कि एफिशिएंसी एकदम डाउन हुई है, आवाज़ आना शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन पूरे सिस्टम में होना शुरू हो जाता है। तो स्पीड ज़्यादा बढ़ाने पे, हाई स्पीड्स पे ही ये चीज़ होती है। तो कैविटेशन की वजह से नॉइज़ होती है, वाइब्रेशन होता है, सेंस भी बनता है, समझ में आता है। नॉइज़ क्या है? बेसिकली प्रेशर फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे जो हम ये बात कह रहे हैं कि बबल्स बर्स्ट हुए तो उनकी वजह से नॉइज़ होती है, हाई प्रेशर की वजह से वाइब्रेशन होता है और एफिशिएंसी भी गिर सकती है, और जो मटेरियल को डैमेज पहुंचा वो अलग है। तो इसीलिए अब काम इस पे किया जाता है कि भाई हाई स्पीड्स पे आपके टर्बो मशीनरी काम कर सके, स्टिल कैविटेशन ना हो। तो ये एक फील्ड है जिसमें कि लोग काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा कुछ किया जाए तो क्या होगा। नाउ टू अवॉइड कैविटेशन the absolute pressure at every point in the flow field needs to be above vapor pressure. अगर आप चाहते हैं कैविटेशन ना हो तो क्या करना होगा कि जो आपका फ्लो फील्ड है, यानी लेट से पेन स्टॉक से वाटर आ रहा है, फिर रनर के अंदर में आ रहा है, ठीक है, और विकेट गेट्स वगैरह से होते हुए, गाइड वेन से होते हुए ब्लेड्स में आ रहा है, वहां से फिर एग्जिट होके ड्राफ्ट ट्यूब में जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे पाथ में अगर कहा जाए आप चाहते हैं कैविटेशन ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको इसको इंश्योर करना होगा कि आपका प्रेशर कहीं पे भी वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। लोकल प्रेशर किसी भी जगह पे, हर जगह आपको ये ध्यान देना होगा कि वेपर प्रेशर से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, अब जरा सा थोड़ा सा इसका एनालिसिस देखते हैं। अगर हम एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं एग्जिट ऑफ द टरबाइन और टेल्स के बीच में, क्योंकि हमने ये देखा था कि हमारा जो प्रेशर कम हो रहा है वो बेसिकली एग्जिट पे आके कम हो रहा है। तो PE बाई रो जी प्लस VE स्क्वायर बाई 2G प्लस HS, ये जो पिछली फिगर है, अगर इसी को थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये इस फिगर के बारे में बात हो रही है। लेट्स सी इफ आई कैन टेक दिस फिगर, कॉपी एंड कैन आई पेस्ट इट हियर। ठीक, ये इस फिगर के बारे में हम बात करें जिस पे इक्वेशन लगाइए। तो PE बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई VE स्क्वायर बाई 2G प्लस HS, ये बराबर होगा एटमॉस्फेयर की कंडीशन, यहाँ टेल्स पे एटमॉस्फेयर की कंडीशन मान लेते हैं, PA बाई रो जी प्लस HF। ठीक है, ये जो वेलोसिटी एग्जिट है ये हमने इग्नोर कर दी है। ठीक है, ये हमने इग्नोर कर दी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो एग्जिट की वेलोसिटी कितनी आ जाती है? VE स्क्वायर बाई 2G, ये बराबर होगा PA माइनस PE बाई रो जी माइनस HS, ये हाइट, और HF जो कि लॉसेस है, losses due to friction and any other losses. So cavitation occurs when PE is equal to vapor pressure at local temperature. तो कैविटेशन कब होगा? जबकि जो PE है, एग्जिट प्रेशर है, ये लोकल टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है उसके बराबर हो जाएगा। तो एक पैरामीटर दिया जाता है जिसको कहते हैं कैविटेशन पैरामीटर सिग्मा, और ये डिफाइन किया जाता है VE स्क्वायर बाई 2G डिवाइडेड बाई H, और ये VE स्क्वायर बाई 2G ये इक्वेशन 2 से आया। इसको अगर यहाँ रख दें तो PA माइनस PV बाई रो जी माइनस HS माइनस HF डिवाइडेड बाई H, वेयर H इज योर टोटल हेड। सो और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, क्योंकि हम बात करना चाह रहे हैं कि कैविटेशन कब होता है, तो वहाँ पे हमने PE को रिप्लेस कर दिया है PV यानी वेपर प्रेशर से। So usually head loss HF is small and therefore it is ignored. Thus a number called Thoma cavitation coefficient named after German engineer Dietrich Thoma can be defined. एक Thoma cavitation coefficient है जिसको हम define कर सकते हैं। सिग्मा ये बराबर होता है PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस PV यानी फ्लूइड का लोकल टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर डिवाइड बाय रो जी माइनस HS बाई H। H आपका टोटल हेड, HS आपका वो हाइट जिस पे कि आपने अपनी
ड्राफ्ट ट्यूब लगाई है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन सिग्मा सी, यानी कि क्रिटिकल कैविटेशन कोफिशिएंट एंड सिग्मा सी इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली बाय प्लॉटिंग सिग्मा वर्सेस एफिशिएंसी। तो अगर आप चाहते हैं कैविटेशन ना हो तो ये जो इक्वेशन 4 में सिग्मा की वैल्यू है ये सिग्मा सी से बड़ी आनी चाहिए, और ये सिग्मा सी क्या चीज़ है, ये क्रिटिकल कैविटेशन कोफिशिएंट है जो कि एक्सपेरिमेंटली मिलता है किस तरीके से, जब हम सिग्मा वर्सेस एफिशिएंसी बनाते हैं। एक अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा ये आपके सामने है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास में स्पेसिफिक स्पीड है, वाई एक्सिस पे हमारे पास में क्रिटिकल कैविटेशन पैरामीटर है। जो सॉलिड लाइन है ये फ्रांसिस के लिए है और डॉटेड लाइन कैपलान के लिए है। ये आइडिया दे रही है कि जैसे जैसे आप स्पेसिफिक स्पीड बढ़ाएंगे तो कैविटेशन पैरामीटर, क्रिटिकल कैविटेशन पैरामीटर सिग्मा सी भी बढ़ता चला जाएगा। ऑल्टरनेटिवली फॉर कैविटेशन फ्री टरबाइन डिजाइन, अगर आप ये चाहते हैं कि साहब आप जो डिजाइन करें टरबाइन वो कैविटेशन फ्री हो, तो उसके लिए आपकी सक्शन स्पेसिफिक स्पीड एक चीज डिफाइन की गई है NSS, ये बराबर होगी, यानी स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वहां पे सक्शन स्पेसिफिक स्पीड, ये NSS, ये क्या है N जो हमको मालूम है, पीछे में अगर आप डिजाइन देखेंगे हमने जो डिजाइन रिएक्शन टरबाइन के बारे में बात की थी वहां बताया था मल्टीप्लाइड बाई रूट क्यू फ्लो रेट डिवाइड बाई h डैश की पावर 3/4, दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 54.3। अब ये h डैश क्या चीज है, यानी ये हेड, कौन से हेड की बात हो रही है, दिस h डैश इज इक्वल टू पी आई बाई रो जी प्लस वी आई स्क्वायर बाई 2g माइनस पी वी बाई रो जी। h डैश क्या है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट positive suction head, NPSH, net positive suction head. PI, VI are the pressure and velocity at the inlet of the draft tube. ठीक है, I से मतलब है inlet of the draft tube where the lowest pressure is most likely to occur. तो हम ये ड्राफ्ट ट्यूब पे ही क्यों ये सारे एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यानी लोएस्ट जो प्रेशर हमें मिलेगा वो ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे ही मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन फॉर अ कैविटेशन फ्री टरबाइन। तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही, और इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम टरबाइन की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आज हमने इस लेक्चर के अंदर में दो कंसेप्ट्स के बारे में अभी तक में बात की। एक तो हमने ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बात की, क्या उनसे फ़ायदा होता है, क्यों वो लगाई जाती हैं, इसके बारे में बात की, उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया एनर्जी इक्वेशन लगा के, और फिर हमने ये कहा कि कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं हमारे पास, यानी कि ड्राफ्ट ट्यूब की लेंथ कितनी होनी चाहिए और ये जो डिफ्यूजिंग एंगल है, डिफ्यूज़र एंगल, ये कितना होना चाहिए। ये हमने ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बात की। वहाँ पे हमने कैविटेशन की टर्म इंट्रोड्यूस की थी, तो आगे हमने उसे भी एक्सप्लेन किया कि कैविटेशन क्या है, क्यों होता है, किन जगहों पे हो सकता है, और फिर फाइनली इसके बारे में बात की कि ये कैविटेशन कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे हम ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि पहले से ही हम कैविटेशन को अवॉइड कर सकें।